अब आगे पढ़ेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में थोड़ा जानते हैं, है ना। हड़प्पा सभ्यता की लिपि, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है ना। मतलब अभी तक ये रहस्यमय बना हुआ है कि लिपि कौन सा लिपि कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, वो अभी तक नहीं पढ़ा जा सका, पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, ठीक है, समझेंगे नहीं। अब जो इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, कहाँ मिला है नहीं मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है बहुत सारे चीजों पे देखने को मिला है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ताम्रपत्र हो गया, मृदभांड हो गया, है ना, हड्डी हो गया, हाथी दांत के संग पे कुछ कुछ चीजें लिखी हुई मिली, ठीक है। इसे प्राय दाएं से बाएं दिशा में लिखा जाता था। अब ये जो लिपि है इसको दाएं से बाएं लिखते थे, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि बाएं से लिखते हुए दाएं जाते हैं, और ये लोग क्या करते थे बाएं से मतलब दाएं से बाएं जाते हैं, है ना। हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग बाएं से दाएं, और ये लोग क्या करता है दाएं से बाएं में लिखते थे। इस लिपि के चिन्ह चित्रात्मक, मतलब इन लोगों का जो लिपि है वो बिल्कुल जो है ना चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। अब कितने अक्षर हैं, तो टोटल 450 के आसपास जो है ना इनका अक्षर, मतलब सोच सकते हैं हम लोग कितने वर्ण हैं, हम लोगों के कितने अक्षर हैं, लगभग 52 है ना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ लगभग कितना 400 450 मतलब कह सकते हैं कि चिन्ह का पहचान की गई है। अब बताओ इतने बड़ी संख्या में चिन्हों को याद रखना कितना मुश्किल होता होगा। अधिकांश लेख बहुत छोटे हैं, सामान्यतः 4-6 चिन्हों वाले। अब बहुत ऐसे लेख हैं मतलब जो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, वस्तुओं पे अलग अलग जगहों पे, वो 4 से 6 चिन्ह वाला ही है। अभी तक लिपि ये पढ़ी नहीं जा सकी, जिस वजह से इनकी भाषा समझना अज्ञात है, समझ नहीं पाया है। तो मतलब कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो रहस्यमय लिपि है। जिस दिन इसे पढ़ा जा सकेगा और भी बहुत ऐसे रहस्य हैं जो सुनने को मिलेंगे, या फिर और भी रहस्य जो है खुलेगा, ठीक है, समझेंगे, मतलब अनसुलझे रहस्य खुलेंगे, है ना। तो ये देख सकते हैं ये लिपि है, लिखा हुआ है, ठीक है, समझेंगे नहीं। तो ये चित्रात्मक लिपि है, ये देखिए, है ना, बिल्कुल चित्र जैसा बना हुआ है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता की माप तौल व्यवस्था। अब हड़प्पा सभ्यता का माप तौल व्यवस्था कैसी थी उनके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। तो जो माप तौल की जो व्यवस्था है, तो कैसे माप तौल करते थे, तो बाट के माध्यम से करते थे, ठीक है। अब ये जो बाट होता था वो कैसा माना गया है, तो ये बेलनाकार है, घनाकार है, या बेलनाकार या घनाकार के आकार में मिला है, ठीक है। मतलब ये लोग दशमलव, इनका जो व्यवस्था था माप तौल व्यवस्था, वो दशमलव पद्धति पे आधारित था। 1, 2, 4, 8, 16 इस तरह से गुणक में पाया गया है, मतलब 2 गुना, ठीक है। जैसे हम लोगों के यहाँ क्या है कि अलग अलग माप व्यवस्था है, तो बिल्कुल इन लोगों का जो माप व्यवस्था है वो गुणक में पाया गया है, 1, 2, 4, 8, 16 इस तरह से, ठीक है। और जो बाट वगैरह जो बना है वो किसका बना हुआ है, चाट पत्थर का बना हुआ है, जेस्पर का और फ्योंस जैसे चीजों का बना हुआ है, ठीक है, समझेंगे नहीं। उसके बाद क्या है कि इन बाटों का आकार बहुत छोटा होने की वजह से इनकी जो कह सकते हैं कि बहुत मतलब स्टैंडर्ड रखा गया है, मतलब छोटा है फिर भी जो है ना बहुत स्टैंडर्ड रखा गया। ऐसा नहीं कि छोटा है तो उसका आकार आकृति या फिर जो वजन है वो अलग अलग, ऐसा नहीं, मतलब छोटा होने के बावजूद भी इनको बड़ा स्टैंडर्ड तरीके से बनाया गया है, ठीक है, समझेंगे नहीं। उसके बाद क्या है कि लंबाई मापने की अलग व्यवस्था है ना। लंबाई मापने के मानक नाप का उपयोग किया जाता था। मानक प्रमुख नाप हड़प्पाई फुट था, जो लगभग इतना सेमी होता था, जो आज के 1 फुट के बराबर है। मतलब कह सकते हैं कि उस समय मतलब लगभग आज के 1 फीट के बराबर है, जो इतना एक मतलब उस समय जो हड़प्पाई फुट था इतना सेंटीमीटर से इतना सेंटीमीटर था, जो आज के 1 फुट के लगभग बराबर आता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इस फुट को छोटे इकाइयों में बांटा गया था, 1 फुट 16 अंगुल के बराबर, है ना। तो ये कुछ क्या था कि नाप का व्यवस्था, और साथ में जो ईंट वहां जो मिला है वो बड़ा शानदार मिला है, मतलब एक जैसा आकार आकृति का मिला है। तो कह सकते हैं कि मतलब जो है माप व्यवस्था क्या कितनी शानदार रही होगी, ठीक है। अब आता है मापने के उपकरण, है ना। तो मापने का जो उपकरण है वो हाथी दांत का स्केल मिला है ना। मापने का उपकरण हाथी दांत का स्केल, लकड़ी के स्केल वगैरह मिले हैं, ठीक है। और इन पे बराबर बराबर जगह पे क्या है कि लकीरें वगैरह दी गई, जैसे आज के समय के जो स्केल वगैरह है उसके जैसा, ठीक है। माप तौल व्यवस्था का क्या महत्व था, तो माप तौल से पता चलता है कि लोग जो व्यापार करते थे उनमें बहुत ज्यादा व्यापारी, मतलब जो व्यापार में जो व्यापारी शामिल थे वो ईमानदारी का ईमानदारी रूप से अपना व्यापार करते थे। दूर दूर तक व्यापार होता था, तो ऐसा नहीं कि जैसे तैसे माप करके दे दिए, तौल करके दे दिए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये कुछ क्या था कि कह सकते हैं कि यहाँ का माप तौल व्यवस्था था, ठीक है। और ये मतलब माप तौल व्यवस्था ये भी दर्शाता है कि ये लोग
कह सकते हैं कि जो नियोजन कार्य है, निर्माण कार्य है, वो कितना शानदार रहता होगा, करते होंगे। ठीक है, मतलब ये बताता है। और साथ में मतलब एक बताता है कि एक संगठित समाज का प्रमाण देता है। ठीक है, एक आर्थिक व्यवस्था का प्रमाण देता है। ठीक है, कि एक शानदार नाप व्यवस्था से कितना शानदार तरीके से लोग बिजनेस वगैरह, व्यापार वगैरह करते होंगे। ठीक है, अब आता है हड़प्पा सभ्यता का पतन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इतनी अच्छी सभ्यता का पतन आखिर कैसे होता है। ठीक है, समझेंगे नहीं तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का क्या क्या कारण माना जाता है वो देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख कारण है। माना जाता है कि प्राकृतिक कारण की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है, अब प्राकृतिक कारण में क्या हुआ होगा, तो प्राकृतिक कारण में से भूकंप, हो सकता है कि भूकंप आया होगा और हड़प्पा सभ्यता का तहस नहस हो गया। हो सकता है कि जो है ना सिंधु नदी ने अपनी जो जल धारा है वो अपनी रास्ता बदल लिया, जिसकी वजह से जल आपूर्ति प्रभावित हुई और इस सभ्यता के लोग एक जगह छोड़ के दूसरे चले गए। या फिर हो सकता है कि धीरे धीरे इन लोग जो है ना धीरे धीरे इनकी संख्या घटती गई, मरते गए, है ना। इस तरह से हो सकता है कि बार बार आक्रमण, बाढ़ आया होगा और जिसकी वजह से नगर नष्ट हो गए। ठीक है, समझेंगे नहीं। या फिर ऐसा भी माना जाता है कि सूखा पड़ा होगा और जिसकी वजह से खेती और पशुपालन प्रभावित हुआ। तो ये कुछ प्राकृतिक कारण थे। ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक कारण की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। तो भूकंप हो गया, नदी का रास्ता बदल लेना, बार बार बाढ़ आना या फिर सूखा पड़ना, तो ये कुछ कारण है प्राकृतिक कारण। अब आता है जलवायु परिवर्तन में भी हो सकता है कि क्या हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन हो गया होगा, मतलब जलवायु शुष्क हो गई। ठीक है, समझेंगे नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो जलवायु परिवर्तन होने की वजह से भी हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। अब आता है आर्थिक कारण, है ना। क्या आर्थिक कारण है, तो हो सकता है कि बिजनेस वगैरह, व्यापार वगैरह कम हो गया। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि व्यापार मार्ग में परिवर्तन आया होगा, जिसकी वजह से उनकी गतिविधियां कमजोर हो गई, जिसकी वजह से एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ा। या फिर जो है ना कच्चे माल की कमी हो गई होगी, या फिर उद्योगों का पतन हो गया होगा, जिस वजह से अर्थव्यवस्था पूरा डूब गया, जिसकी वजह से ये सभ्यता का पतन हो गया। तो ये आर्थिक कारण माना जाता है। ठीक है, उसके बाद सामाजिक कारण। क्या सामाजिक कारण हो सकता है, तो जो समाज की संरचना है, नगरों की जो व्यवस्था है वो कमजोर पड़ गया होगा। ठीक है, मतलब सामाजिक एकता कमजोर हो गई होगी, सहयोग कमजोर हो गया होगा और फिर धीरे धीरे जनसंख्या धीरे धीरे बिखरने लगी। ठीक है, लोग जो है ना धीरे धीरे ग्राम जीवन की ओर लौट गए, है ना। इस तरह से मतलब लोगों के सुख समृद्धि में कमी आए, तो धीरे धीरे सभ्यता का हो सकता है कि पतन हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आक्रमण। मतलब आक्रमण भी माना जाता है, आक्रमण सिद्धांत भी लोग देते हैं। अलग अलग इतिहासकार इस सभ्यता के पतन का अलग अलग कारण देते हैं। मतलब किसी भी इतिहासकार का जो मत है वो मतलब कह सकते हैं कि आपस में मिलता जुलता नहीं है। सभी इतिहासकारों के अलग अलग मत है ना। तो बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि हो सकता है कि बाहरी आक्रमण हुआ होगा। ठीक है, समझेंगे, कुछ विद्वानों के अनुसार बाहरी आक्रमण हुआ और वो आक्रमण हो सकता है कि आर्यों का हुआ होगा और जिसकी वजह से सभ्यता का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्षति हुआ और इस तरह से धीरे धीरे जो है ना मतलब इस सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ रीजन कारण था हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। क्यों पतन हुआ, है ना। तो ये बहुत शानदार सवाल है, बहुत बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब क्यों पतन हुआ, नहीं पतन हुआ। ठीक है, तो ये कुछ मतलब वहाँ का जो साक्ष्य है और जो इतिहास है वो इतिहासकार अलग अलग पतन का कारण बताते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो आपके क्लास में, आपके साथ में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको भी भेजें। ठीक है, फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।